नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, अन्य भी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन पढ़ेंगे। आरपीएससी ने या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन को हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं मित्रों। तो अपना पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो सैन्य विभाग में दीवान ए अर्ज का पद था वो कौन सुल्तान लेकर के आया था, तो बलबन। दीवान ए अर्ज बलबन। बलबन ने सेना को शाही नियंत्रण में रखने और विद्रोहों के दमन के लिए एक स्वतंत्र सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का गठन किया था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में प्रश्न पूछा गया है। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी तो होता था आरिज ए मुमालिक। और ये फैक्ट होते हैं, ये रटने ही पड़ते हैं और ये जरूर पूछे जाते हैं। तो जो सैन्य विभाग का प्रमुख था वो कौन होता था, आरिज ए मुमालिक। सैन्य विभाग का प्रमुख था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक सैन्य भर्ती, यानी ये क्या काम करता था, आरिज ए मुमालिक भर्ती करता था, रसद की पूर्ति करता था, निरीक्षण करता था और घोड़ों की देखभाल का मुख्य अधिकारी यही होता था। यद्यपि यह अनिवार्य रूप से युद्ध में सेनापति नहीं होता था, यानी युद्ध का सेनापति अब अलग होता था। यह सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम नगद वेतन और एक स्थायी विशाल सेना, ये नगद वेतन और विशाल स्थायी सेना किसने रखी थी, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा थी उसको सीमित करके और राजकोष से नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, विशाल स्थायी सेना रखी और नगद वेतन देना शुरू कर दिया। स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न आया है। घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, जिससे कि डुप्लीकेट से बचा जा सके। भ्रष्टाचार रोकने और निरीक्षण के समय घोड़ों व सैनिकों की अदला बदली रोकने के लिए यह कठोर व्यवस्था लागू की गई थी। आरपीएससी ये भी फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न आया है। हसम ए कलब से सल्तनत काल से क्या तात्पर्य था। हसम ए कलब ये क्या है इसमें, तो ये सुल्तान की केंद्रीय सेना थी। जो सुल्तान की केंद्रीय सेना होती थी उसे क्या कहते थे, हसम ए कलब कहते थे। यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेना होती थी, सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न आया है। सल्तनत कालीन सैन्य संगठन किस पद्धति पर आधारित था, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था। जो सल्तनत कालीन सैन्य संगठन था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सेना की इकाइयाँ 10 के गुणक में विभाजित थी, जैसे 10 अश्वारोहियों का प्रधान सर ए खेल होता था। सल्तनत काल में सेना की सबसे छोटी इकाई का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन होता था, ये होता था सर ए खेल। यानी सबसे छोटी इकाई का नेतृत्व करता था उसे क्या कहते थे, सर ए खेल कहते थे, जैसे आजकल हवलदार कहते हैं। 10 अश्वारोहियों की टुकड़ी का एक प्रमुख सर ए खेल कहलाता था। यह भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया। दशमलव प्रणाली के अनुसार खान के अधीन कितने मलिक होते थे, तो एक खान के अधीन 10 मलिक होते थे। ये 10 के गुणज में था ना, तो 10 होते थे। दशमलव प्रणाली के अनुसार खान के अधीन कितने मलिक होते थे, 10। 10 सर खेल बराबर एक सिपह सलार होता था। 10 सिपह सलार बराबर एक अमीर होता था और 10 अमीर के बराबर एक मलिक होता था और 10 मलिक के बराबर एक खान होता था। समझ रहे हो ना। ये भी स्कूल लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है। सल्तनत की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अंगरक्षकों का प्रधान क्या कहलाता था, ये सर ए जानदार कहलाता था। यानी सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो अंगरक्षक होते थे, सुल्तान की रक्षा करते थे, उनका मुखिया होता था सर ए जानदार। जानदार सुल्तान के अंगरक्षक होते थे, उनका नेतृत्व सर ए जानदार करता था। मंगोल आक्रमणों का सामना करने के लिए दीवान ए विजारत से सैन्य मामलों का अलग कर स्वतंत्र विभाग बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। यानी दीवान ए विजारत से सैन्य मामले अलग कर दिए, तो ये किसने किए थे, बलबन ने।
मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए। बलबन ने महसूस किया कि वित्त विभाग विजारत और सैन्य जरूरतों को तेजी से पूरा नहीं कर पाता, इसलिए उसने आरिज का पद शक्तिशाली बनाया, यानी आरिज ए मुमालिक इसने बना दिया। तो सल्तनत काल में पासेब क्या था? किले की दीवार पर चढ़ने के लिए बनाया गया बालू का चबूतरा, यानी बालू रेत का चबूतरा बनाया जाता था, उसे कहते थे पासेब। क्या कहते थे? पासेब। किले की दीवार पर चढ़ने के लिए बनाया गया बालू का चबूतरा। घेराबंदी के दौरान दुर्ग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मिट्टी और रेत के ढलानदार रास्ता बनाया जाता था, जिसे पासेब कहते थे। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न आया है। मंजनीक और अराद का प्रयोग युद्ध में किस कार्य के लिए होता था? ये होता था पत्थर और गोले फेंकने के लिए। किसका? मंजनीक और अराद का। ये मध्यकालीन यंत्र थे जो दुर्ग की दीवारों पर भारी पत्थर फेंकने के काम आते थे। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को किस रूप में परिवर्तित कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को किस रूप में परिवर्तित कर दिया था? वंशानुगत। फिरोज ने आदेश दिया कि सैनिक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, दामाद, दास उसकी जगह ले सकता है, जिससे सेना की गुणवत्ता गिर गई। सल्तनत काल में पायकों किन्हें कहा जाता था? पायकों, पैदल सैनिकों को पायकों कहा जाता था। पायक ये मुख्य रूप से हिंदू पैदल सैनिक थे जो अपनी वीरता और वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। आरिज मुमालिक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित होता था? दीवान ए अर्ज होता था। आरिज का पूरा स्टाफ और सैन्य रिकॉर्ड इसी विभाग में रहता था। किसमें? दीवान ए अर्ज में। हाथियों की सेना का प्रबंध देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सहना ए फील। फील का अर्थ हाथी होता है, अतः हाथियों की शाला का प्रमुख सेना ए फील होता था। अश्वशाला का प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? अमीर याखूर कहा जाता था। रजिया सुल्तान के समय जलालुद्दीन याकूत को इसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक को वार्षिक वेतन कितना मिलता था? तो 234 टका मिलता था। जो एक घोड़ा सैनिक रखा था तो इसको एक अस्पा कहते थे और उसको मिलते थे 234 टका। एक घोड़े वाले सैनिकों को 234 टका मिलता था। अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले यानी 2 अस्पा को 78 टका और अलग से दिया जाता था। प्रांतीय सेना को किस नाम से पुकारा जाता था? हसम ए अतरफ। हसम ए अतरफ। प्रांतीय गवर्नरों यानी वल्ली या मुक्ता भी उसे कहते थे के अधीन रहने वाली सेना को हसम ए अतरफा कहा जाता था। सल्तनत काल में खम्स या लूट का माल सैनिकों का हिस्सा कितना निर्धारित था? ये 4/5 निर्धारित था सैनिकों का। शरीयत के अनुसार 4/5 हिस्सा सैनिकों का और 1/5 सुल्तान का होता था। हालांकि अलाउद्दीन और MBT ने इसे पलट दिया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे पलट दिया था, ज़्यादा लेते थे। दीवान ए अर्ज विभाग का प्रथम आरिज किसे नियुक्त किया गया था? तो इमाद उल मुल्क को। दीवान ए अर्ज, इमाद उल मुल्क को दीवान ए अर्ज विभाग का प्रथम आरिज नियुक्त किया गया था। इमाद उल मुल्क। बलबन ने अपने वफादार इमाद उल मुल्क को पहला आरिज ए मुमलिक बनाया था। वह कौन सा सुल्तान था जिसने वर्ष सैनिकों को पेंशन देकर सेवामुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में फखरुद्दीन के समझाने पर फैसला बदल दिया? तो बलबन था। वह कौन सा सुल्तान जिसने वर्ध सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त करने का प्रयास किया और फखरुद्दीन के समझाने पर फैसला बदल दिया? तो ये बलबन था। बलबन अक्षम सैनिकों को हटाना चाहता था, लेकिन मानवीय आधार पर उसे अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। सल्तनत काल में युद्ध के समय अस्थायी तौर पर भर्ती किए गए सैनिकों को क्या कहा जाता था? स्वयं सेवक कहा जाता था। विशेष अभियानों या जिहाद के समय सामान्य मुस्लिमों को सेना में शामिल किया जाता था। कारखाना विभाग का सैन्य संगठन में क्या महत्व था? हथियारों और रसद का निर्माण और भंडारण।
फिरोज तुगलक के समय कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के मुख्य केंद्र थे। दिल्ली सल्तनत की सेना में मंगोल सैनिकों की भर्ती करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी, जिसने मंगोल सैनिकों की भर्ती की थी या भर्ती उनको किया था। जलालुद्दीन के समय नवीन मुसलमान मंगोल दिल्ली में बसे और सेना में शामिल हुए। इनको नवीन मुसलमान भी कहा जाता था। तो इस प्रकार मित्रों आज हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। आगे की क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।